हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि अलग अलग भावों में उच्च ग्रहों के नतीजों पर एक वीडियो बनाया जाए। मैंने पहले नीच ग्रहों और यहां तक के रेट्रोग्रेड ग्रहों के विभिन्न भावों में नतीजों पर वीडियो बना दिया था। मैंने उच्च ग्रहों पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि उच्च ग्रहों को कैसे इस्तेमाल किया जाए या उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। फिर भी ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई और मैंने सोचा कि शायद इससे उस गैप को भरा जा सकता है जहां आप देखते हैं कि आप कैसे डील करते हैं या कैसे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग भावों में उच्च ग्रहों को। और ये ज्यादा जेनरिक वीडियो है क्योंकि मैं शायद बाद में एक सीरीज बनाऊंगा कि हर उच्च ग्रह, मिसाल के तौर पर उच्च शनि, उच्च मंगल, उच्च बृहस्पति, ये हर एक अलग अलग भावों में कैसे अलग अलग नतीजे देगा। मैं उन लाइनों पर अलग सीरीज बनाऊंगा। आज ये एक ज्यादा जेनरिक वीडियो है इस बारे में कि अगर उच्च ग्रह अलग अलग भावों में रखे हों तो वो आपके लिए किस तरह के मौके लेकर आते हैं, किस तरह के इम्कानात लेकर आते हैं, किस तरह के नतीजों का वादा करते हैं और आप उन्हें कैसे अच्छे नतीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये समझ ले कि उच्च ग्रह क्या होते हैं। उच्च ग्रहों को उन ग्रहों के तौर पर बताया गया है जो उन राशियों में रखे जाते हैं जहां उन्हें सबसे ऊंची प्रतिष्ठा, डिग्निटी, सबसे ज्यादा ताकत या नतीजे देने की सबसे बेहतरीन क्षमता हासिल होती है। तो ये खास राशियों में नतीजा देने वाले ग्रह होते हैं। मिसाल के तौर पर बुध कहाँ उच्च होता है? बुध अपनी ही राशि कन्या में उच्च होता है। शुक्र कहाँ उच्च होता है? शुक्र मीन राशि में उच्च होता है। चंद्रमा कहाँ उच्च होता है? वृषभ में। मंगल मकर में उच्च होता है। बृहस्पति कर्क में उच्च होता है और शनि तुला में उच्च होता है। अब इसके पीछे एक खास मतलब है कि ये ग्रह उन राशियों में क्यों और कैसे उच्च होते हैं। तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि उच्च ग्रहों को कैसे हैंडल किया जाए और उच्च ग्रह क्या होते हैं ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सके। हालांकि इसे एक सामान्य स्तर पर रखते हुए कृपया समझें कि तमाम लोग अलग अलग बातें कहते हैं। तमाम किताबें, तमाम ज्योतिषीय ग्रंथों के श्लोक, आप जानते हैं, उच्च ग्रहों के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि ये वरदान है, कोई कहता है कि ये आपके पितरों की दुआओं का जवाब है, कोई कहता है कि ये एक अच्छा मौका है और रहमत है, कोई कहता है कि ये एक जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि हर एक में सच्चाई है। बेशक ये वरदान है, बेशक ये एक तरह की रहमत भी है। हालांकि ये रहमत या वरदान है लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े मौके के साथ। ये कोई ऐसी रहमत नहीं है कि आपको बस दे दी गई और कह दिया गया तथास्तु ये आपकी जिंदगी में हो जाएगा, बल्कि ये है कि ठीक है, तुम ये रहमत चाहते हो तो इस रहमत से जुड़ी कुछ शर्तें, राइडर्स भी है। शर्तें ये हैं कि जितना आप उस ग्रह की उच्चता की प्रतिष्ठा, डिग्निटी और इज्जत को बनाए रख सकें और उस उच्च ग्रह की खूबी, कैरेक्टरिस्टिक से ताल्लुक रख सकें और उस उच्च ग्रह के व्यवहार की लाइन में जिम्मेदार बन सकें, तभी नतीजे आपको मिलेंगे या बेहतर मौके दिए जाएंगे। अगर सीधे नतीजे न भी मिले तो ये आपको दी गई एक बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। साथ ही उच्च ग्रह ताकत की सबसे ऊंची डिग्री होते हैं जो आपको दी जाती है। जहां तो अगर उच्च ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकत है और वो आपको बेहतरीन नतीजे भी दे सकते हैं तो वो आपको थाली में परोसकर नहीं दिए जाएंगे। उसके लिए आपको उस ग्रह की लाइन में या उसकी खूबियों के मुताबिक या उस ग्रह की आपसे उम्मीदों के मुताबिक व्यवहार करना होगा ताकि ग्रह आपको अच्छा मौका दे सके। फिर भी ग्रह आपको नतीजे थाली में परोसकर नहीं देगा। ग्रह कहेगा, ठीक है, तुमने मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखी, जो मैं दर्शाता हूँ, जो व्यवहार मैं दर्शाता हूँ, तो मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छा मौका दूंगा उस चीज में आगे बढ़ने का जो मैं दर्शाता हूँ। किसी और ग्रह की चीज में नहीं, बल्कि उसी चीज में जो मैं दर्शाता हूँ और जिस भाव में मैं रखा हूँ और जिन भावों का मैं स्वामी हूँ। क्योंकि बुध को छोड़कर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में उच्च नहीं होता, तो उस उच्च ग्रह के दो और भाव होंगे,
जिनका वो स्वामी होगा, उस भाव के अलावा जहां वो रखा है। तो इस आधार पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक अच्छा मौका भी है जो ग्रह आप पर बरसाएगा। तो हर भाव आपको एक निश्चित स्तर का मौका देता है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और चुनौती ये है कि जब पहले बात करते हैं पहले भाव की, अब लग्न में बाकी तीनों केंद्र भावों 4, 7 और 10 की तरह सूर्य और चंद्रमा निश्चित तौर पर पंचमहापुरुष योग का हिस्सा नहीं होते। तो 5 ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, चारों भावों में से किसी भी एक में लग्न, चौथा, 7वां, 10वां उच्च राशि में पंचमहापुरुष योग बनाएंगे। तो पंचमहापुरुष परिवार का हिस्सा होना जो बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि देंगे, लेकिन सूर्य चंद्र नहीं। तो ये मुख्य ग्रह जो लग्न या चौथे, 7वें और 10वें भाव में पंचमहापुरुष योग में हो। तो पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न में ये एक बड़ा मौका होता है, क्योंकि लग्न आपकी लगभग पूरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के ज्यादातर पहलुओं को दर्शाता है। और इसलिए जब लग्न में कोई उच्च ग्रह रखा हो, तो मतलब वो चाहता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में या हर वक्त उच्च फैशन में व्यवहार करें, जो भी ग्रह उच्च हो, क्योंकि सभी 5 ग्रह एक साथ लग्न में उच्च नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर वृषभ में चंद्रमा लग्न में उच्च हो, तो वो पंचमहापुरुष योग नहीं बनाता। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल मकर में उच्च होकर लग्न में रखा है, तो बेशक वो पंचमहापुरुष योग का हिस्सा है। तो 5 ग्रहों में से जो भी पंचमहापुरुष योग में होंगे, वो आपसे एक बड़ी जिम्मेदारी वसूल करना चाहेंगे। यही बात सूर्य और चंद्रमा पर भी लागू होती है। जब वो उच्च हो, भले ही वो पंचमहापुरुष योग का हिस्सा न हो, क्योंकि पंचमहापुरुष योग अपने अपने ग्रहों की ऊर्जा में एक अलग आयाम जोड़ देता है। तो मंगल, जो रोचक महापुरुष योग बनाता है या उसका हिस्सा है, अपनी बेहद ऊंची ऊर्जा लेकर आएगा। ऐसा व्यक्ति हर तरह की प्रतिस्पर्धा को पार कर सकता है और बेहद अच्छा कर सकता है। हालांकि अगर रोचक महापुरुष योग में मकर राशि में रखे मंगल द्वारा व्यक्ति को ये बड़ी ताकत दी गई है, तो ये भी एक जिम्मेदारी है कि आप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस तरह से कि आप किसी को नुकसान न पहुंचाएं। ये ऐसा है जैसे लग्न में रोचक महापुरुष योग में मंगल होना, यानी आपने मार्शल आर्ट सीख ली, कुंग फू, कराटे, जो भी। अब ये कला सीख लेने के बाद आपके लिए किसी को मात देना और यहाँ तक कि बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाना भी आसान हो जाता है। और इसलिए आपको ये प्रण लेना होगा कि आप उस ताकत का दुरुपयोग नहीं करेंगे जब वो आपको दी गई हो, और उन नैतिकताओं, एथिक्स को आपको मानना होगा। यही बात पंचमहापुरुष योग में मंगल पर लागू होती है। लग्न में रोचक पंचमहापुरुष योग, जहां अगर आप जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं करते, जो उस पंचमहापुरुष योग की जिम्मेदारी के साथ है, वो भी रोचक वाला, लग्न में मकर में मंगल के साथ, तो आप पाएंगे कि आपको बेवजह की चुनौतियां, बेवजह के तनाव, बेवजह की समस्याएं, झगड़े, आक्रामकता बस आपकी जिंदगी में आ जाएगी। क्योंकि मंगल कह रहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तो अब ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें याद दिलाऊं। और इस तरह छोटी छोटी चीजों से जो आपके साथ होती रहती है, आप जानते हैं, मंगल आपको याद दिलाता रहता है। यही बात बाकी सारे ग्रह भी करते हैं, चाहे वो मालव्य योग हो या हंस योग, जो भी योग बुध, शुक्र या बृहस्पति बना रहे हो, वो सब चाहेंगे कि आप उस ग्रह की खूबी की लाइन में व्यवहार करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती खड़ी होगी। अगर बुध लग्न में उच्च हो, तो चुनौती ये होगी कि आप लोगों के प्रति अधिक संतुलित नजरिया रख सकें, ना बहुत विश्लेषणात्मक बने, ना बहुत परफेक्शनिस्ट। जबकि आपको योग्यता दी गई है कि बहुत विश्लेषणात्मक बने, आपकी नजर बुध के साथ बहुत तेज है, आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको मौकों की तीव्र नजर है, ये सब आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नजरिए में संतुलित नहीं है, अगर इस बात में संतुलित नहीं है कि आप दूसरों को अपने से कितना फायदा उठाने देंगे और आप उनसे कितना फायदा उठाएंगे, तो ये आपके लिए उल्टा होगा जब मंगल लग्न में कन्या में उच्च हो। पंचमहापुरुष योगों के अलावा अगर चंद्र या सूर्य लग्न में उच्च हो, तो भी ये एक बड़ा मौका होता है। लग्न में चंद्रमा आपको सुंदरता भी दे सकता है,
आपको ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो सुपर मॉडल हो सकता है, मिसाल के तौर पर। और आप बहुत सारे लोगों को आकर्षित करेंगे। आप बहुत आकर्षण, रेडियंस भी आकर्षित करेंगे, बहुत ताकत और प्रभाव आकर्षित करेंगे। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि अगर आप ताकत का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते तो चंद्रमा बेवजह चुनौतियां, भावनात्मक उथल पुथल, भावनात्मक मुद्दे बुलावा दे सकता है, जहां आप अपनी भावनाओं में बहुत संतुलित हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास हर कोई नहीं हो सकता। और यही आपकी चुनौती है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं आपके पास है, सारी ताकत आपके पास है। तो आप उनसे कैसे निपटते हैं जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास वो समझ नहीं है, जो सहानुभूति नहीं है? तो आपको उनकी समझ के स्तर, उनके ग्रह की खूबियों के स्तर पर आना होगा और उसी मुताबिक व्यवहार करना होगा, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा पाने के लिए ज्यादा देना होगा। लग्न में उच्च होने वाले किसी भी ग्रह के साथ, जिसमें चंद्रमा या सूर्य भी शामिल है, तो अगर आपके लग्न में कोई उच्च ग्रह है तो पूरी जिंदगी संतुलन की जिंदगी होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने आप को मजबूत नैतिकताओं और आचार विचारों के साथ ढोएगा, और इसके जरिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको गुरु की तरह देखा जाएगा, आपको बहुत ही संतुलित व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा, आपको एक अच्छे दिखने वाले, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा, और आप अपनी तरफ उस्तादों को आकर्षित करेंगे अगर आप लग्न में रखे उच्च ग्रह का अच्छी तरह इस्तेमाल करें। अब चलते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव के कई गुण, अट्रीब्यूट्स हैं। अलग अलग उच्च ग्रह दूसरे भाव के अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी उच्च ग्रह एक जैसे क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे जब वो दूसरे भाव में रखे हों। मिसाल के तौर पर दूसरे भाव में रखा शुक्र भौतिक पहलुओं को ज्यादा सक्रिय करेगा, तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, आप बेहतर रोजगार पा सकते हैं और बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति के मुकाबले जब वो दूसरे भाव में उच्च हो या जब शनि दूसरे भाव में उच्च हो, तो कमाई उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी शुक्र के उच्च होने पर होती है, क्योंकि शुक्र की खूबी जो भी है उस क्षमता को विस्तार देगी और उसके जरिए उस ग्रह के बारे में और ज्यादा आकर्षित करेगी। बृहस्पति के साथ आप और ज्यादा बुद्धिमान बनेंगे और हकीकत में आप पैसे का पीछा उतना नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास उच्च बृहस्पति हो तो वो कभी कभी और ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, तो असल में कम भौतिकवादी बन जाते हैं। और उच्च शनि दूसरी तरफ दौड़ धूप में नहीं पड़ना चाहता। शनि कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं धीरज रखूंगा, मैं अपना वक्त देखूंगा, मैं दृढ़ता दिखाऊंगा और मैं सही रास्ते से नहीं हटूंगा। मैं अपना पैसा वक्त के साथ कमाऊंगा, मैं चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ मंगल पैसे के बारे में बहुत ही फोकस्ड होगा और पैसा कमाना चाहेगा, लेकिन परिवार के लिए और रोजगार भी चाहेगा। लेकिन यहाँ मंगल ये पैसे के बारे में ज्यादा नहीं है, बल्कि सुरक्षा के बारे में है। और मंगल किसके लिए काम करता है? वो राजा के लिए, आत्मा के लिए काम करता है। तो दूसरे भाव में उच्च मंगल का नजरिया अपने लिए पैसा कमाना उतना नहीं है। जबकि आप पैसा कमाते हैं, मंगल आपके लिए पैसा दिलाना चाहता है, लेकिन आत्मा की भलाई करने के लिए। तो जो भी आपकी आत्मा को बेहतर बनाए, मंगल आपकी मदद करना चाहता है। मंगल प्रतिष्ठित तरीके से आत्मा के लिए लड़ना चाहता है। तो आपको उसी मुताबिक समझने की जरूरत है कि हर उच्च ग्रह की ऊर्जा दूसरे भाव में किस तरह लाई जा रही है। बचत करना जो ज्यादा पैसे के लिए धकेल रहा है, जो सिद्धांतों के लिए धकेल रहा है, जो परिवार की देखभाल के लिए धकेल रहा है, जो ज्यादा ताकत और प्रभाव के लिए धकेल रहा है ताकि पैसा कमाया जा सके, पैसा हासिल किया जा सके। उदाहरण के लिए दूसरे भाव में सूर्य वैसा होगा। दूसरे भाव में चंद्रमा आपको सुरक्षा से बहुत भावनात्मक रूप से जोड़ देगा। जब आप ज्यादा सुरक्षित होंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तब आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। और क्योंकि आप अपने अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, तो बदले में आप ज्यादा सहानुभूति रखने वाले, बदले में आप ज्यादा सहायक, बदले में आप दूसरों को ज्यादा पोषण देने वाले बनेंगे। तो अलग अलग ग्रह अपना अपना स्वाद लेकर आएंगे कि वो दूसरे भाव पर कैसे नतीजे देते हैं।
तो उनमें से हर एक एक विशिष्ट क्षेत्र को सक्रिय करेगा और फिर उस विशेष गुण की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि उसमें से फायदा उठाया जा सके। वो जो भी हो सकता है, भौतिक लाभ, भावनात्मक ताकत, दूसरों पर ताकत और प्रभाव, और उसके जरिए पैसा बनाना। वो हो सकता है, आप जानते हैं, बहुत बुद्धिमान होना और बहुत बुद्धिमान होकर दूसरों को और पैसा कमाने में मदद करना, बजाय इसके कि आप खुद दौड़ का हिस्सा बने। तीसरे भाव में उच्च ग्रह बेहद अच्छा कर सकते हैं। अब आमतौर पर तीसरा भाव एक उपचय भाव है, और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पाप ग्रह उपचय भावों में बहुत बेहतर करते हैं। तो यहाँ मंगल, शनि और सूर्य बहुत बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा या बृहस्पति या यहाँ तक कि शुक्र या बुध उतना नहीं कर पाते। शनि, मंगल और सूर्य आपको तीसरे भाव में बहुत बेहतर फायदे दे सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पाप ग्रह है, बल्कि पहली बात, मंगल तीसरे भाव का कारक है, और तीसरा भाव ऊर्जा के बारे में है, गो गेटिंग स्पिरिट के बारे में है, ये मार्केटिंग के बारे में है, ब्रांडिंग के बारे में है। तो जाहिर है मंगल कारक है, और अगर वो तीसरे भाव में उच्च हो जाए तो ये एक शानदार स्थिति है। ये व्यक्ति जिस तरह से वो बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी ऊर्जा और अपनी गो गेटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल करता है, उससे वो अपनी तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। जिस तरह वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जिस तरह वो ब्रांडिंग का इस्तेमाल करता है, जिस तरह वो अपना मार्केटिंग करता है, और फिर ज्यादा मुखर, एसर्टिव तरीके से कम्युनिकेट करता है, लेकिन ऐसे प्रेरक तरीके से जबकि आक्रामक भी हो, तो लोग ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, उससे डील करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सूर्य बहुत मेहनत के जरिए और बहुत अधिकार और दूसरों से निपटने के तरीके में बहुत लीडरशिप गुणों के जरिए ताकत और प्रभाव आकर्षित कर सकता है। दूसरी तरफ शनि, जो धीमी कमाई लाने वाला ग्रह है, ये बिजनेस की तरफ एक मजबूत प्रवृत्ति है। ऐसा व्यक्ति अपना करियर किसी और के यहाँ नौकरी करके शुरू कर सकता है, लेकिन जल्द ही अपना खुद का बिजनेस करने में बदल जाता है, खासकर अगर शनि रखा हो या बृहस्पति रखा हो कंसल्टेंट, एडवाइजर, गुरु बनने के लिए, और उस सलाह के जरिए, ऐसे व्यक्ति के जरिए जो दूसरों की मदद कर सकता है, दूसरों को सपोर्ट कर सकता है, अपनी विशेषज्ञता के जरिए दूसरों की मदद कर सकता है। शनि क्यों? क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च होता है। तुला रिश्ता है और शनि सेवा कर रहा है। रिश्ते के मामले में दूसरों की सेवा करना और उसके जरिए उन्हें आकर्षित करना, आपके कम्युनिकेशन के इस्तेमाल के जरिए, सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए, इसके जरिए कि आप कैसे मार्केट और ब्रांड करते हैं अपने आप को। और इसलिए तीसरे भाव में इनमें से किसी भी उच्च ग्रह के साथ आप ना सिर्फ मेहनत करने में सक्षम होंगे, बल्कि आप अपने कम्युनिकेशन में बहुत तेज होंगे, आप बहुत फोकस्ड होंगे, और आपके पास बिजनेस में भी उतरने का बहुत अच्छा मौका होता है। अब हर ग्रह आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो भी अलग हो सकता है। चंद्रमा के साथ तीसरे भाव में ये एक ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव फील्ड में भी हो सकता है, और इसलिए आपकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी आपके कम्युनिकेशन में दिखेगी और जिस तरह से आप अपना ब्रांड बनाते हैं, जिस तरह से आप अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सूर्य तीसरे भाव में उच्च हो तो कम्युनिकेशन आधिकारिक, अथॉरिटेटिव होगा, लीडरशिप ओरिएंटेड होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन करने के तरीके में बहुत चमक, रेडियंस होगी। आप लोगों तक कैसे पहुंचते हैं और उस चमक के जरिए आप अपने आप को आकर्षित करने और दूसरों को चमकाने में सक्षम होंगे, और उसके जरिए दूसरों से भी आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपके तीसरे भाव में कोई उच्च ग्रह है तो उसका सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको फायदा दे सकता है। एक उपचय भाव होने के नाते समय के साथ तुरंत फायदे नहीं आ सकते, लेकिन बाद में शानदार फायदे आ सकते हैं तीसरे भाव में उच्च ग्रह के साथ। चौथे भाव में उच्च ग्रह के साथ ये भौतिक लाभ, मटीरियल गेन्स की भारी मात्रा बनाने के लिए एक बेहतरीन स्थिति है। तो भौतिक संसाधन आपके पास प्रचुर मात्रा में आ सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आप ग्रहों की ताकत का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिर से आप कम 5 ग्रहों, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि,
मंगल के साथ कोई पंचमहापुरुष योग बना सकते हैं। चंद्रमा और सूर्य पंचमहापुरुष योग नहीं बनाते, हालांकि वो भी चौथे भाव में उच्च हो सकते हैं। लेकिन अगर पंचमहापुरुष योगों में से कोई भी बनता है तो एक बड़ा मौका होता है। लेकिन ये ग्रह आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद भी करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपके चौथे भाव में मंगल है, मंगल चौथे भाव में एक बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, लेकिन वो मकर में उच्च है, परिवार के लिए एक आधिकारिक पकड़ के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और बहुत कम ही कोई इस व्यक्ति के खिलाफ जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति अस्थायी रूप से आक्रामकता दिखा सकता है जैसे वो कुछ कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो जबरदस्त होते हुए भी बहुत प्रेरक होते हैं, कई बार लोग उनके साथ चलना चाहते हैं और यह भौतिक लाभ की बहुत आकर्षण पैदा करता है। रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से अगर मंगल चौथे भाव में उच्च हो तो अलग अलग घरों की संख्या अधिक हो सकती है। आप जमीन और दूसरी चीजों में जितने निवेश करते हैं वो अधिक हो सकते हैं अगर मंगल चौथे भाव में मकर राशि में उच्च हो। हालांकि क्या होता है कि कभी कभी पंचमहापुरुष योग आपको इतने शानदार, आप जानते हैं, नतीजे देता है, लेकिन कुछ नतीजे जो शायद ही कभी अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने चौथे भाव में उच्च मंगल वाले लोगों को देखा है, उन्हें खूब जमीन जायदाद मिली, लेकिन वो हमेशा किराए के घरों में रहे। तो उन्हें पैसा मिला तो उन्होंने एक जगह निवेश किया, इससे पहले कि वो अपनी जगह में शिफ्ट होते उन्हें प्रमोशन मिला, उन्हें कहीं और जाना पड़ा। वहां से वो उसी शहर, अपने घर शहर में निवेश करते रहे और तो यहाँ वो विदेश में रहते थे। फिर आखिरकार उन्होंने विदेश में उस शहर में अपना एक घर बनाया जहां वो काम कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी जमीन खरीदी और अपनी जमीन पर घर बनाया, उसे नागरिकता भी मिल गई। फिर से वो उस जगह से हट गया और उसे अपने बिजनेस के विस्तार के कारण दूसरी जगह जाना पड़ा। तो फिर एक नई जगह वो गया। फिर वो एक किराए की जमीन पर रह रहा था। वो शानदार घरों में रह रहा था। वैसे क्योंकि चौथे भाव में मंगल उच्च होने के कारण बड़े महंगे घर, बेहतरीन घर, लेकिन उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। फिर भी वो अपनी जमीन पर कभी नहीं रहा। तो ये भी उच्च ग्रहों का दूसरा पहलू है। कई बार फायदे आपको मिलते हैं, लेकिन कई बार आप खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये है कि उच्च ग्रह को लगता है कि आप उस ग्रह की खूबी के प्रति सच्चे नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके चौथे भाव में मंगल है, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए है। मैं अपने लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूं? मैं रियल एस्टेट में निवेश कैसे करूं? आप जानते हैं, ज्यादा गाड़ियां कैसे लूं? मैं ज्यादा जेवरात कैसे लूं? आप जानते हैं, विदेशों की यात्रा कैसे करूं और तरह तरह की सुविधाएं जो मैं चाहता हूं। मुझे वो बड़ा 56 इंच, आप जानते हैं, 53 या 56 इंच का टीवी चाहिए, प्लाज्मा टीवी, बड़ी लंबी गाड़ी और वो सब। तो हाँ, अगर आपका ध्यान वहां है, लेकिन क्या ये रियल एस्टेट के लिए है? आप उदाहरण के लिए बेघरों की कैसे मदद कर रहे हैं? तो यह एक जिम्मेदारी भी है जो आपको दी गई है। अगर शनि शास योग में चौथे भाव में उच्च है तो तुला राशि में, जिसका मतलब है कि जमीन जायदाद आपको आएगी, भौतिक संसाधन भी आपको आएंगे, लेकिन रिश्ते एक महत्वपूर्ण कारक है। आपको रिश्ते में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है और भौतिक पक्ष को कम देखने की। लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारे किसी केंद्र भाव में, खासकर चौथे भाव में जो भौतिक, आप जानते हैं, समृद्धि के लिए है, उच्च ग्रह होता है, तो हम भौतिक पक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं और उसकी तरफ जिम्मेदारी पक्ष को भूल जाते हैं। खासकर शनि का तुला में होना, ये रिश्ते के प्रति जिम्मेदार होने के बारे में है। रिश्ते के लिए काम करना, बजाय इसके कि अपने आप में और ज्यादा प्रशंसा के अंक जोड़े जाएं। एक सफल उद्यमी, एक सफल करियर वाला व्यक्ति होने के नाते तो देखें कि ग्रह की खूबी क्या है। तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूं कि कैसे हर एक उच्च ग्रह हर एक भाव में व्यवहार करेगा। उदाहरण के लिए मंगल, कैसे एक उच्च मंगल सभी 12 भावों में व्यवहार करता है। फिर एक अलग वीडियो कैसे उच्च शुक्र सभी 12 भावों में व्यवहार करता है, इत्यादि। तो
आज मैं आपको सामान्य नतीजे दे रहा हूं कि आमतौर पर एक सामान्य स्तर पर उच्च ग्रह अलग अलग भावों में कैसे व्यवहार करेंगे। और इसी तरह चौथे भाव के लिए ये भौतिकता के बारे में है, लेकिन ये ग्रह की खूबी पर निर्भर करते हुए जिम्मेदारी भी है। यदि आप ग्रह की खूबी के प्रति सच्चे हैं और आप अपने बारे में सोचने से परे सोचते हैं, तो फायदे आपके लिए अधिक मजबूत होकर आते हैं जब उच्च ग्रह चौथे भाव में रखे जाते हैं। पांचवें भाव में उच्च ग्रह एक शानदार स्थिति है, एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन पांचवें भाव में उच्च ग्रहों के साथ मैंने एक चीज देखी है, उनमें से एक क्षेत्र कमजोर होगा, जबकि बाकी सभी क्षेत्र आपके लिए मजबूत होंगे। तो उदाहरण के लिए पांचवा भाव सट्टेबाजी के लाभ, संतान के नतीजे, कला में बहुत अच्छा करने, कलात्मक प्रयासों, एक सार्वजनिक कलाकार के रूप में होने के लिए, आप जानते हैं, एक अभिनेता, कोई जो सेलिब्रिटी हो, ये सब चीजें पांचवें भाव के साथ आ सकती हैं। और साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति होना जो वित्त और खातों, शेयर बाजार और यहाँ तक कि शिक्षा में भी अच्छा पैसा निवेश कर सकता है, उदाहरण के लिए। लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 नतीजे आपके लिए बहुत अच्छे होंगे या अच्छे अवसर दिए जाएंगे। एक चुनौती वाला क्षेत्र होगा। चुनौती वाला क्षेत्र कभी कभी आपको दिखाई भी नहीं दे सकता है। कुछ लोगों के लिए, उदाहरण के लिए, मैंने एक बहुत मजबूत उच्च मंगल वाले व्यक्ति को देखा। मंगल पांचवें भाव में संतान के लिए भी है, ठीक है, बृहस्पति कारक है। मंगल का मतलब है, आप जानते हैं, लड़के। तो किसी के पांचवें भाव में उच्च मंगल था। यहाँ 2 लड़के, दोनों ने बहुत अच्छा किया। बहुत छोटी उम्र में उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और फिर वहां से वे विदेश चले गए, और इस तरह माता पिता की संतान तक पहुंच बहुत सीमित थी। स्कूल की फीस को छोड़कर माता पिता का संतान में योगदान बहुत सीमित था। कई बार उनकी संतान तक उतनी पहुंच भी नहीं थी जितनी वे चाहते थे। तो संतान ने बहुत अच्छा किया। संतान हमेशा विदेश चली गई और माता पिता की संतान तक पहुंच काफी कम हो गई। तो जिसका मतलब है कि जब आपके पास उच्च ग्रह हो तो आपको ये देखना होगा कि किसी विशेष भाव के लिए नतीजे कैसे आते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि भाव का कुछ क्षेत्र आपको उतना नहीं देगा जितना आप चाहते थे, जबकि नतीजे आपको आएंगे। तो उच्च मंगल के साथ, उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट की सफलता या सट्टा निवेश की सफलता भी आपको आ सकती है। हालांकि दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि शायद आप उस परिणाम का उतना आनंद नहीं ले पाएंगे जितना आप चाहेंगे। अब अलग अलग भाव, अलग अलग ग्रह, पांचवें भाव में उच्च ग्रह अपनी अपनी खूबियों के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। पांचवें भाव का प्राकृतिक स्वामी भी बहुत ताकत और प्रभाव ला सकता है, और सूर्य एक उत्कृष्ट स्थिति है जो पांचवें भाव में उच्च होता है। क्योंकि हाँ, सूर्य की स्थिति यह भी है कि आप कैसे एक महान कलाकार हो सकते हैं। कुछ बेहतरीन कलाकार, सबसे, आप जानते हैं, महान कलाकार, विशेष रूप से कला और संगीत से जुड़े, वे लोग हैं जिनके पांचवें भाव में उच्च सूर्य रहा है या लग्न में उच्च सूर्य, और कुछ हद तक 11वें भाव में उच्च सूर्य। लेकिन निश्चित रूप से पांचवें भाव में उच्च सूर्य संगीतकारों, कला से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए एक शानदार स्थिति है। उच्च चंद्रमा भी आपको कलात्मक प्रयासों में बड़ी सफलता दे सकता है, लेकिन आपको इसे करने के तरीके में बहुत नवीन, बहुत रचनात्मक होना होगा। जब आपके पास पांचवें भाव में उच्च चंद्रमा हो, तो भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको बहुत रचनात्मक होना होगा। दूसरी ओर पांचवें भाव में उच्च बुध आपको बहुत अधिक वित्तीय सफलता दे सकता है। यह आपको बहुत अधिक वित्तीय समझ दे सकता है कि कौन से शेयरों में निवेश करना है, कौन से शेयरों में निवेश नहीं करना है, अपना पैसा कहाँ लगाना है, कब नहीं लगाना है, अपना पैसा कहाँ से वापस लेना है, कहाँ निवेश करना है, कहाँ अधिक लगाना है और कब अधिक वापस लेना है। तो वे सभी छोटी छोटी बारीकियां बुध आपको तब दे सकेगा जब बुध पांचवें भाव में उच्च रखा हो। अब छठा भाव एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास उच्च ग्रह होने पर अधिक सेवा करने में सक्षम होने की स्थिति है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो जब आपको बड़ी ताकत दी जाती है, बड़ी प्रतिष्ठा दी जाती है, छठे भाव में उच्च ग्रह की बड़ी ताकत दी जाती है,
तो वह ताकत केवल आपको करियर में बहुत अच्छा करने या प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए नहीं दी जाती है। ये ग्रह जिस चीज के लिए खड़ा है उसी के अनुरूप उच्च ग्रह के साथ स्वाभाविक रूप से होगा। लेकिन यह आपके लिए सेवा करने, दूसरों की सेवा करने, दूसरों की सेवा में रहने का एक बड़ा अवसर है। तो अगर सूर्य छठे भाव में उच्च रखा है तो ये दूसरों की सेवा करने में सक्षम होने का एक बड़ा अवसर है, जिसमें आप परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं, न कि ये दिखाते हैं। आप जानते हैं, किसी और पर जिम्मेदारी डालते हैं। तो सामने से नेतृत्व करना और सेवा करने की जिम्मेदारी लेना, यह एक नौकर नेता सर्वेंट लीडरशिप जैसा है, न कि ताकत और प्रभाव हासिल करने की कोशिश करना। यदि आपके पास छठे भाव में उच्च सूर्य है और आप दूसरों पर ताकत और प्रभाव का पीछा कर रहे हैं, तो आपको वह परिणाम नहीं मिलेगा। आप पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन के आधार पर ताकत और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप ये प्रदर्शित नहीं करते कि आप अधिक जिम्मेदारी ले रहे हैं या परिणामों के लिए अधिक जवाबदेही ले रहे हैं, और आप पहले व्यक्ति हैं जो कहेंगे, मैं रुक जाऊंगा, बजाय इसके कि मेरी टीम। ये स्थिति है यदि आपके पास छठे भाव में उच्च सूर्य है। दूसरी ओर, यदि चंद्रमा छठे भाव में उच्च है, तो चंद्रमा सेवा के बारे में है, चंद्रमा सहायता करने के बारे में भी है, चंद्रमा पोषण के बारे में है। चंद्रमा छठे भाव में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन यहाँ भावनात्मक पक्ष भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। उच्चता, पैसा चंद्रमा वाले लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि छठा भाव अर्थ भाव भी है और वृषभ राशि भी धन राशि है, इसलिए पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष उसकी भावनाओं पर हावी हो जाए। व्यक्ति बहुत सारे भावनात्मक मामलों या भावनात्मक मुद्दों में फंस सकता है, जिसके कारण उसका ध्यान सेवा से हट जाएगा। और जैसे ही उसका ध्यान सेवा करने, दूसरों का पोषण करने, दूसरों का समर्थन करने से हटता है, पैसा भी एक चुनौती बन जाता है। यह माँ के साथ संबंधों में भी एक चुनौती हो सकती है। यदि चंद्रमा मजबूत है और छठे भाव में उच्च है, तो आपकी माँ के साथ जितना अच्छा संबंध होगा, आप पाएंगे कि आपको उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति होना जो, आप जानते हैं, दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों की सेवा में है, जिसके मन की अवधारणा दूसरों की सेवा करने के बारे में है, अपने मन को अपनी भावनात्मक चुनौतियों से दूर रखना, दूसरे लोगों की जरूरतों के प्रति सहानुभूति रखना और अपनी माँ के करीब रहना और माँ की सेवा करना, ये छठे भाव में एक मजबूत उच्च चंद्रमा की एक मजबूत स्थिति है। दूसरी ओर, एक ग्रह जैसे शुक्र, यदि वो छठे भाव में उच्च हो जाता है, तो शुक्र के लिए चुनौती यह है कि शुक्र कन्या राशि में भी नीच हो जाता है, जो छठे भाव की स्वामी है। तो यहाँ, जबकि शुक्र बहुत अच्छा करता है और शुक्र भौतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है और छठा भाव अर्थ भाव है, तो पैसा फिर भी आ सकता है। हालांकि पैसा यहाँ विपरीत लिंग से जुड़कर या विपरीत लिंग की सेवा करके आता है। तो यदि आप सेवा कर रहे हैं या अपने व्यवसाय को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ रहे हैं जो विपरीत लिंग का है या कला या जीवन के नर्म मुद्दों से जुड़ा है, या उदाहरण के लिए ग्राहक सेवा, तो आप पाएंगे कि आपको लाभ होगा। हालांकि शुक्र कभी भी छठे भाव में बहुत अच्छा नहीं करता है। छठे भाव में हमेशा एक स्तर नीचे रहेगा, कन्या ऊर्जा के कारण भी। इसलिए इस पर निर्भर करते हुए कि छठे भाव में कौन सा ग्रह उच्च है, उस दिशा में सेवा करने पर ध्यान दें और आप पाएंगे कि आप लाभ आकर्षित करेंगे, लेकिन पूरी तरह से सेवा की मानसिकता रखें। यह आपको भृगु भाव से भी मजबूती से जोड़ता है, जिसे छठा भाव दर्शाता है, जो आपके द्वारा वहन किए जा रहे कर्म ऋण भी है। क्योंकि आप एक कर्म ऋण वहन कर रहे हैं, एक उच्च ग्रह आपके लिए एक अवसर है कि आप उस दिशा में व्यवहार करें जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और अधिक सेवा करें, और एक ही झटके में, उस एक जीवन में, सदियों या पिछले सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्म ऋण को चुकाने में सक्षम हो। तो छठे भाव में एक उच्च ग्रह वास्तविक चंद्रमा है। कई बार लोग सोचते हैं कि यह एक दुष्ट स्थान है। एक उच्च ग्रह दुष्ट भाव में चला जाता है, तो जिसका अर्थ है कि ग्रह के उच्च होने के बावजूद दुष्ट भाव की चुनौतियां भी आपके पास आएंगी। लेकिन यह एक बड़ा अवसर है
कम से कम कर्म स्तर पर अपने कर्म ऋण को चुकाने में सक्षम होने के लिए जितनी जल्दी आप कर्म ऋण चुकाएंगे उतना बेहतर होगा। ऐसे लोग आमतौर पर छठे भाव में उच्च ग्रह के साथ, यदि उन्होंने सेवा का जीवन जिया है और वास्तव में दूसरों की उच्च सेवा की है, तो आप पाएंगे कि आपके 40 वर्ष के बाद का जीवन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए एक शांतिपूर्ण जीवन होगा, एक ऐसा जीवन होगा जहां लोग वास्तव में आपका सम्मान करेंगे, आपकी उच्च प्रतिष्ठा होगी, आपको समाज में उच्च सम्मान भी मिलेगा और पैसा भी आएगा। आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो वास्तव में एक गौरवशाली सेवक है। कुछ नाम मेरे दिमाग में आते हैं जब आप गौरवशाली सेवकों की बात करते हैं, जो लोग दूसरों की सेवा करना चाहते थे। एक मदर टेरेसा, आप जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग, या एक महात्मा गांधी, बहुत सारे नाम दिमाग में आते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप उनके जितने महान हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपके पास छठे भाव में उच्च ग्रह है तो आपकी मानसिकता सेवा करने की होनी चाहिए, ताकि कर्म स्तर पर और भौतिक स्तर पर छठे भाव के लाभों को वास्तव में प्राप्त किया जा सके। यदि आपके पास सातवें भाव में उच्च ग्रह है तो यह आपको दी गई एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप महान साझेदारों को आकर्षित कर सकते हैं, आप महान साझेदारियों को भी आकर्षित कर सकते हैं। आमतौर पर सातवें भाव में उच्च ग्रह आपकी ओर विपरीत लिंग के ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो या तो सुंदर है, या सफल है, या बुद्धिमान है, या शक्तिशाली लोग हैं। तो आमतौर पर कोई ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटी होने से एक पायदान नीचे है, लेकिन अपने आप में एक सेलिब्रिटी होना, अगर मैं इस शब्द का उपयोग कर सकता हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो या तो चतुर है, या सुंदर है, या आकर्षक है, या सफल है, आपके साथी के बारे में कुछ न कुछ वास्तव में विशेष होगा। जिस सातवें भाव में उच्च ग्रह है, उस ग्रह से जुड़ा हुआ एक उच्च शुक्र लगभग आपके सभी साझेदारों को आकर्षित करेगा। वे बहुत बहुत सुंदर होंगे। यदि वहां उच्च चंद्रमा है तो आपको बहुत पोषण करने वाले, सहायक, सहानुभूति रखने वाले साझेदार मिलेंगे। यदि आपके पास उच्च बृहस्पति है तो आपको ऐसे साझेदार मिलेंगे जो कुलीन परिवारों से भी हो सकते हैं, अमीर परिवारों से भी, और वे बहुत बहुत बुद्धिमान भी होंगे जो विवाह में बहुत स्थिरता भी लाएंगे। उच्च शनि, जिसे सातवें भाव में सबसे अधिक प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि उच्चता का अर्थ है शनि तुला राशि में है और शनि की सबसे अधिक दिशात्मक शक्ति भी है, तो यह एक विवाह हो सकता है। शुरुआत में व्यवहारिकता का विवाह हो सकता है। हालांकि एक बार यह अधिक स्थिर संबंध बन जाए तो यह एक ऐसा संबंध है जो, आप जानते हैं, 25 वर्षों के लिए हो सकता है। इस संबंध के लिए एक छोटी सी बात, ये संबंध वास्तव में 40, 50, 60 वर्षों के लिए भी हो सकता है। यहाँ तक कि, आप जानते हैं, 75 वर्षों के लिए यदि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं, वे एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि शनि उस जिम्मेदारी को जोड़े पर और अधिक उस व्यक्ति पर लगाता है जिसके पास उच्च शनि है। तो यदि आप वास्तव में प्रतिबद्ध हैं, यदि आप अनुशासित हैं कि आप अपने वैवाहिक जीवन में अपनी साझेदारी में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो शनि आपको स्थिर परिणाम देने में सक्षम होगा। और समय के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय में बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति समय, धन, ऊर्जा निवेश कर सकता है, लेकिन शायद पहले 6, 7, 8 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, एक दशक के लिए व्यवसाय को वास्तव में उड़ान भरने में समय लगेगा। लेकिन जब व्यवसाय उड़ान भरता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। ये करोड़पति बन सकता है। तो पहले 6, 7 वर्ष उच्च शनि वाले व्यक्ति के लिए धीमे हो सकते हैं, लेकिन अगले 2 या 3 दशक ऐसे व्यक्ति के लिए शानदार हो सकते हैं। यदि मंगल 7वें भाव में आता है तो ऐसा व्यक्ति वह होगा जिसके पास बहुत सारी साझेदारियां हो सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने में आपकी बड़ी राय होगी। आपको ऐसे साझेदार भी मिल सकते हैं जो स्वयं बहुत बहुत ऊर्जावान हैं और वे स्वयं आपके व्यवसाय में बहुत सारे प्लस पॉइंट लाते हैं, आपकी साझेदारी में बहुत सारे प्लस पॉइंट लाते हैं, लेकिन साथ ही वे आपको अधिक राय रखने की अनुमति भी देंगे और आप उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने में भी सक्षम होंगे। हालांकि
किसी को सावधान रहने की आवश्यकता है कि वह उस शक्ति और प्रभाव से बहुत अधिक प्रभावित न हो जाए जो मंगल आपको दूसरों पर देता है और इसका दुरुपयोग न करे, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी है जो मंगल उस व्यक्ति पर डाल रहा है जिसके पास 7वें भाव में उच्च मंगल है। क्योंकि यह पंचमहापुरुष योग की स्थिति भी है, चाहे वह भद्र योग हो या मालव्य योग या हंस योग या रुचक महापुरुष योग या शाश योग, जो भी योग आपके पास इन 5 ग्रहों में से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि, आप पाएंगे कि रिश्तों में या साझेदारी में आपको वास्तव में ऐसा व्यक्ति होना होगा जो पहले अधिक देने वाला हो और फिर अधिक की उम्मीद करने वाला हो। तब आप पाएंगे कि समय के साथ आपको बहुत अधिक लाभ मिलेंगे एक बार जब आप ग्रह की खूबी के प्रति सच्चे हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा भी यहाँ बहुत अच्छे हो सकते हैं, भले ही वे पंचमहापुरुष योग में ना हो, लेकिन 7वें भाव में उच्च सूर्य वाले व्यक्ति के लिए चुनौती यह है कि कभी कभी व्यक्तित्व की समस्याएं आ जाती हैं। तो व्यक्ति के पास दूसरों पर बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव हो सकता है, लेकिन वे साझेदारी में नेता बनना चाहते हैं। तो यह ऐसा है जैसे, मेरी बात सुनो, अब मैं कुछ कह रहा हूं तो बेहतर होगा तुम मेरी बात सुनो। इस तरह की बात आ सकती है क्योंकि व्यक्ति सफल है। तो यदि आप व्यवसाय में हैं और आप दोनों में से अधिक सफल हैं, तो आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि मैं अधिक जानता हूं, मैं अधिक बुद्धिमान हूं, मैं अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं अधिक सफल हूं। इसका मतलब है कि मैं आपसे अधिक जानता हूं और मैं जानता हूं कि कैसे सफल होना है, तो बेहतर होगा तुम सुनो। और दूसरा व्यक्ति वास्तव में इसे पसंद नहीं कर सकता है, इसकी सराहना नहीं कर सकता है, और इसलिए व्यक्तित्व की समस्याएं, व्यक्तित्व के टकराव हो सकते हैं। तो यदि आपके पास मेष राशि में 7वें भाव में उच्च सूर्य है, तो वास्तव में सावधान रहें कि आप रिश्तों, कम से कम संवेदनशील रिश्तों को कैसे संभाल रहे हैं, क्योंकि आप अन्यथा अनावश्यक रूप से परेशानियों को आमंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक चुनौतियों को आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यह निर्भर करता है कि 7वें भाव में कौन सा ग्रह उच्च है, आप उन लाभों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। 7वें भाव में उच्च बृहस्पति वाली महिलाओं के लिए, जहां बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होगा, पति के प्रति एक छोटा सा लगाव होगा क्योंकि अब बृहस्पति कर्क राशि में चला गया है, जो भावनात्मक पक्ष ला रहा है। तो आप एक ऐसे साथी को आकर्षित कर सकती हैं जो आपके प्रति बहुत सहानुभूति रखता है, भावनात्मक रूप से आपका समर्थन करता है, आपको लाड़ प्यार करता है। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव में उच्च है, साथ ही आपसे बहुत अधिक समृद्ध परिवार से भी आ सकता है, और इसलिए जबकि साथी सहानुभूति रखता है, आपको लाड़ प्यार भी करता है। हालांकि पति पत्नी का परिवार आपके प्रति उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि पति पत्नी हो सकते हैं, और इसलिए यदि आप पति पत्नी को अच्छी तरह से नहीं संभालती हैं, यदि आप परिवार को अच्छी तरह से नहीं संभालती हैं, तो ये रिश्ता भी बिगड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं के लिए पति बहुत परिपक्व हो सकता है और आपके साथ अनावश्यक झगड़ों और मुद्दों में नहीं पड़ना चाह सकता है, और यह आपको यह एहसास दिलाता है कि पति की रुचि नहीं है, और आपको लगता है कि पति सोचता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी के साथ बहस क्यों करूं। हालांकि महिला सोच सकती है कि पति की रुचि नहीं है और वह मेरे मुद्दों के बारे में चिंतित नहीं है, वह मेरे मुद्दे के बारे में सहानुभूति नहीं रखता है। इसलिए यदि आपके पास 7वें भाव में बृहस्पति उच्च है, तो अनावश्यक मुद्दों में पड़ने से बचें। तो जो भी ग्रह 7वें भाव में उच्च है, उसके अनुसार कार्य करें, ग्रह के स्वभाव के प्रति सच्चे रहें, अनुशासन के साथ व्यवहार करें, अधिक विनम्रता के साथ व्यवहार करें, अधिक जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें, प्रतिबद्धता के साथ, प्यार और स्नेह के साथ, और आप पाएंगे कि 7वां भाव आप पर भारी लाभ बरसाएगा, चाहे साझेदारी में हो या टीम में या व्यवसाय में। 8वें भाव में उच्च ग्रह आमतौर पर आपके लिए बहुत सारी सफलता लाते हैं, लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आमतौर पर आपके नियंत्रण में इतनी आसानी से नहीं होते हैं। या तो किसी उच्च ग्रह के साथ आप अनुसंधान में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या आप आईटी संबंधित में अच्छा कर सकते हैं, या आप आभासी धन या डेटा या ऑनलाइन चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो आपके हाथों में पकड़ने के लिए मूर्त नहीं है।
तो आईटी से संबंधित कुछ करना, अनुसंधान से संबंधित या उन चीजों से संबंधित जो भूमिगत है, इसलिए कृषि से संबंधित या लेखा परीक्षा या सुरक्षा या जासूसी एजेंसियों या सरकारी निकायों से संबंधित या आभूषण से संबंधित या खनिजों से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी उथल पुथल, चुनौती, मुद्दों के लिए किसी भी सहायता सेवाओं से संबंधित। उदाहरण के लिए 5वीं ब्रिगेड कुछ ऐसी है जो तब सक्रिय होती है जब कोई उथल पुथल या अचानक मुद्दा होता है। अस्पताल तब सक्रिय होते हैं जब ऐसा कुछ होता है। आप जानते हैं, डॉक्टर सक्रिय हो जाते हैं। तो जो कुछ भी अचानक उथल पुथल, चुनौतियों, मुद्दों या भूमिगत या आभासी धन या आईटी से संबंधित है, ये सभी सफलताएं आपको इस बात पर निर्भर करते हुए आ सकती हैं कि 8वें भाव में कौन सा ग्रह उच्च है। 8वें भाव में उच्च सूर्य सरकारी परियोजनाओं में एक बड़ी शक्ति ला सकता है। आप उन एजेंसियों के प्रमुख हो सकते हैं जो स्वयं लेखा परीक्षा कर रही हैं या आप जानते हैं, जानकारी निकाल रही हैं या सरकार के लिए डेटा एनालिटिक्स चला रही हैं या सरकार के लिए परियोजनाएं चला रही हैं। ये कृषि में भी बहुत बहुत अच्छा करने के लिए एक शानदार स्थिति है, दूसरे भाव के भी सक्रिय होने के साथ। यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो अनुसंधान में है, तो यह आपको भारी लाभ भी दे सकता है। साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल नीचे से, आप जानते हैं, जानकारी निकाल सकता है, बल्कि 8वें भाव की ऊर्जा का उपयोग भी कर सकता है, उदाहरण के लिए खनिजों में। तो यदि आप आभूषण व्यवसाय में हैं और यदि 12वां भाव आपके लिए बहुत अच्छा करता है, तो आप खनिजों, शाही खनिजों, हीरे, पत्थरों, सोने का आयात और निर्यात भी कर सकते हैं। आप इसका नाम लें, आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये साझा संपत्ति में बहुत अच्छा करने के लिए भी एक शानदार स्थिति है, विरासत के लिए भी। आमतौर पर जिन लोगों के पास उच्च सूर्य होता है, उन्हें पिता से विरासत मिल सकती है, उच्च चंद्रमा को माता से विरासत मिल सकती है, उच्च मंगल को संतान से बहुत सारी सफलता और संसाधन मिल सकते हैं, उच्च बुध आपको शेयर बाजार में भी उस आभासी धन के साथ भारी सफलता दे सकता है। तो जो कुछ भी उच्च है, उसके आधार पर उस तरह की सफलताएं आपको आ सकती हैं। हालांकि कम से कम एक बड़ी उथल पुथल हर बार आपके रास्ते में आ सकती है, जो एक अघोषित है, जो आपको बता रही है कि यदि आप उच्च ग्रह की विशेषता की दिशा में नहीं जा रहे हैं, यदि शनि 8वें भाव में उच्च है, तो शनि 8वें भाव का कारक भी है, तो यह आपको लंबी आयु दे सकता है, लेकिन कुछ उथल पुथल आ सकती है। शनि आपको लंबी आयु तो देगा, लेकिन आप अपने सामने परिवार के सदस्यों को खो सकते हैं, विशेष रूप से आपके 40 के दशक के अंत के बाद, और आप देखते हैं कि आपको उस दिल के टूटने से गुजरना पड़ता है यदि आपने शनि को अच्छी तरह से नहीं संभाला है। खुद एक ऐसा व्यक्ति होना जो जिम्मेदारी लेता है और उन लोगों की मदद करता है जो उथल पुथल और चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो 8वें भाव में उच्च ग्रह दूसरों की मदद करने के बारे में है जो स्वयं उथल पुथल या चुनौतियों से गुजर रहे हैं। जैसे 6ठे भाव में एक उच्च ग्रह सेवा के बारे में है, सेवा दवा से जुड़ी हो सकती है, सेवा उन लोगों की मदद करने से जुड़ी हो सकती है जो खराब ऋण में फंस रहे हैं। इसी तरह 8वें भाव में एक उच्च ग्रह भी दूसरों की सेवा करने के बारे में है, लेकिन उन लोगों की जो उथल पुथल, बाधाओं, चुनौतियों और मुद्दों से गुजर रहे हैं। तो यदि आप 8वें भाव में एक उच्च ग्रह को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, तो यह आपको उन बाधाओं और चुनौतियों से बचाएगा। या यदि आप अपने जीवन में उन उथल पुथल, बाधा, चुनौतियों का सामना भी करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उनसे बहुत बहुत आसानी से गुजरने में सक्षम होंगे। आप उनसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। भले ही आप अपने जीवन में मुद्दों या चुनौतियों से प्रभावित होते हैं, ऐसी स्थितियां जो वास्तव में उथल पुथल लाने वाली है, आप पाएंगे कि आप या तो उन्हें आसानी से संभालने में सक्षम होंगे या उन्हें आसानी से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे, या वे आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, या ऐसा बड़ा नुकसान आपको नहीं हो सकता है, या जब भी नुकसान आपको होता है तो आप उसे बहुत आसानी से दूर करने या उससे आगे निकल जाने में सक्षम होंगे। 9वां भाव इस बारे में है कि आप सीखने के माध्यम से कैसे चमक सकते हैं। 9वें भाव में उच्च ग्रह होना निश्चित रूप से शिक्षा के बारे में है।
आप उस रेखा में बहुत बहुत उच्च डिग्री प्राप्त कर सकते हैं जिसमें वहां ग्रह उच्च होता है। तो 9वें भाव में उच्च बृहस्पति के साथ यह एक विशेषज्ञ है। आप एक गुरु हो सकते हैं, आप एक आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, विभिन्न भूमियों की यात्रा करते हुए। और आप जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होना जो बहुत प्रतिष्ठित गुरु हो हमेशा आध्यात्मिक मतलब नहीं है। आप गणित में विशेषज्ञ, भौतिकी में विशेषज्ञ, परमाणु भौतिकी में विशेषज्ञ, रसायन विज्ञान में विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, और फिर दुनिया भर में व्याख्यान देने और सेमिनारों का हिस्सा बनने के लिए आपको बुलाया जाता है और क्या क्या। तो यह आपके लिए एक उच्च बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति को 9वें भाव में बहुत अधिक प्राकृतिक शक्ति भी मिलती है, क्योंकि वह 9वें भाव धनु राशि का स्वामी है। दूसरी ओर यह अनुभवों के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए भी एक अच्छी स्थिति है। तो यह आपको सीखने की अनुमति देता है और आप सीखने या उच्च शिक्षा में अधिक उपयोगी बनने में सक्षम होंगे, क्योंकि अनुभवों के कारण। तो कोई व्यक्ति किसी अनुभव या उसके सामने आने वाली स्थिति से केवल एक ही अर्थ निकाल सकता है, लेकिन आप हमेशा बड़ी तस्वीर को देखने में सक्षम होंगे, और इसलिए आप किसी भी स्थिति को देखने में सक्षम होंगे जिसका कोई भी व्यक्ति सामना करता है विभिन्न आयामों से, और आपके पास उस अनुभव की अधिक समग्र तस्वीर होगी जो वह आपके लिए लाता है। और उसके माध्यम से आप कोई ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं, और आप उस मुद्दे को दूसरों की तुलना में बहुत बहुत बेहतर ढंग से समझाने संभालने में सक्षम होंगे। 9वें भाव में उच्च सूर्य के साथ, हाँ, आप स्वयं कोई ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो शैक्षणिक गतिविधियों में चमकता है, लेकिन जब भी आप विदेश यात्रा करते हैं या सेमिनारों के लिए जाते हैं या व्यवसाय के लिए जाते हैं, आप जो भी जाते हैं, आप उन क्षेत्रों में चमकते हैं। आप एक डीन या शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के रूप में भी चमकते हैं। आप पर्यटन और यात्रा से जुड़ी सरकारी एजेंसी के डीन या प्रमुख के रूप में चमकते हैं, या आप पर्यटन या यात्रा से जुड़ा एक व्यवसाय चलाते हैं, या आप कुछ आध्यात्मिक एजेंसियों से जुड़े हैं जहां आप स्वयं एक मजबूत परोपकारी हैं, या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उस संस्थान या उस आध्यात्मिक घर का समर्थन भी कर रहे हैं। तो यह निर्भर करता है कि 9वें भाव में कौन सा ग्रह उच्च है, उस तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। यदि चंद्रमा 9वें भाव में उच्च होता है तो ऐसा व्यक्ति मनोविज्ञान भी ले सकता है, या आप जानते हैं, दूसरों को उनकी अपनी भावनात्मक चुनौतियों में मदद करने से जुड़ा हो सकता है, एक आध्यात्मिक माध्यम से भी, विशेष रूप से यदि बृहस्पति मिश्रण में आता है। साथ ही यदि चंद्रमा उदाहरण के लिए 11वें भाव का स्वामी है और फिर 9वें भाव में उच्च हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ में उच्च हो सकता है, और फिर 11वां भाव कर्क राशि का है और वह कर्क राशि का स्वामी है, जब उसे 9वें भाव में उच्च होने की आवश्यकता होती है, तो जनता के माध्यम से आप जनता के प्रति अपनी सहानुभूति, अपना समर्थन और पोषण दिखाने में सक्षम होते हैं, और उसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत उच्च नाम, प्रसिद्धि और लोगों से प्रशंसा। तो यह चमकने की स्थिति है, चाहे वह उच्च चंद्रमा हो, चाहे वह उच्च बृहस्पति हो, या चाहे वह 9वें भाव में उच्च सूर्य हो। बुध आपको कोई ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो शिक्षा में उत्कृष्ट हो सकता है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं हो सकता। कोई भी डिग्री जिसमें आप हाथ डालते हैं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, आप बड़े विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने, बड़ी डिग्री प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और आप सबको मात देने में सक्षम होंगे, और आप करियर से बहुत बहुत मजबूती से जुड़कर लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो यह निश्चित रूप से गणित या भौतिकी के क्षेत्र में अत्यधिक उच्च सफलता की स्थिति है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़े पुरस्कार जीतने के लिए भी आगे बढ़ सकता है और वास्तव में कुछ नवीन समाधान के साथ सामने आ सकता है, वो उस व्यक्ति के साथ है जिसके पास 9वें भाव में उच्च बुध है। तो मैं प्रत्येक भाव में प्रत्येक ग्रह पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं प्रत्येक ग्रह की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन मैं सिर्फ एक सामान्य स्तर पर बात कर रहा हूं कि उच्च ग्रह अलग अलग भावों में कैसे व्यवहार करते हैं। 10वें भाव में उच्च ग्रह आपके कर्म से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि 10वां भाव आपके क्रियमान कर्म का भी भाव है,
आप जो भी कार्य करते हैं, आपको अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या ये कार्य वास्तव में मेरे मूल्यों, मेरे सिद्धांतों का समर्थन करता है, या मेरे जीवन के उद्देश्यों में मेरी मदद करता है, या मेरे करियर या मेरी नौकरी में मेरी मदद करता है? तो आप जो भी करते हैं, आपको अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको अधिक केंद्रित रहने की आवश्यकता है कि यह आपके कर्म में किस तरह का मूल्य जोड़ता है, चाहे वह आपके कार्य जीवन में हो या आपके सामान्य जीवन में। तब उच्च ग्रह वास्तव में आपके लिए अच्छा करते हैं। यह आपको शक्तियों, अधिकार केंद्रों के करीब लाता है। तो यह आपको आपके प्रबंधक के करीब ला सकता है, यह आपको पर्यवेक्षकों के करीब ला सकता है, यह आपको संगठन में सर्वोच्च पदों के करीब ला सकता है, और आप पाएंगे कि आपको उनका पक्ष प्राप्त है। इन लोगों के मन में आपके लिए एक नर्म कोना होगा। वे आप पर विश्वास करेंगे, वे आपकी सराहना करेंगे, और वे आपको ऊपर उठने में भी मदद करेंगे। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि आप उन लोगों से अनावश्यक दुश्मनी भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपके सहकर्मी हैं और जो आपकी टीम के सदस्य हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आप उस तरह की प्रशंसा और समर्थन के लायक नहीं हैं। आपके लिए चुनौती यह है क्योंकि 7वां भाव 10वें भाव से 10वां भाव है। आप टीमों में विशेष रूप से अपने संबंधों का प्रबंधन कैसे करते हैं? तो जब तक आप अपने संबंधों को बहुत अच्छी तरह से साथ ले जाने में सक्षम हैं, जब तक आप अपने टीम के सदस्यों को बहुत अच्छी तरह से संभालने में सक्षम हैं, 7वें भाव के 10वें भाव से 10वां होने के कारण, तब आप पाएंगे कि आप काम पर बहुत अच्छा करेंगे। न केवल इस मामले में कि आप अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाने में सक्षम हैं, बल्कि यह भी पाएंगे कि आपको अपने से नीचे काम करने वाले लोगों से समर्थन मिलता है। इसलिए यदि आपके पास 10वें भाव में उच्च ग्रह हैं तो बहुत विनम्र रहें और टीम के सदस्यों के साथ संबंध पर अधिक काम करें, क्योंकि आप पाएंगे कि पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ आपका कार्य प्रदर्शन इतना अच्छा होगा क्योंकि आपको अपने टीम के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिससे स्वचालित रूप से आपके प्रबंधक आप पर विश्वास करेंगे और वे आपकी अधिक सराहना करेंगे। तो आपका क्रियमान कर्म, जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बारे में होना चाहिए कि मैं उन लोगों के लिए कितना मूल्य लाता हूँ। तो यह आपके द्वारा किसी के साथ भी किए गए हर संबंध के बारे में है। कोशिश करें और देखें कि आप विनम्र हैं और आप उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में काम करते हैं, चाहे वह काम से जुड़ा हो या कुछ और आप पाएंगे कि आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपने चंद्रमा के साथ आपको अधिक पोषण करने वाला होना चाहिए। आप अधिक सहायक होंगे। यदि आपके पास मंगल है तो आपको अपने टीम के सदस्यों के लिए लड़ना चाहिए, अपने टीम के सदस्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। यदि आपके पास 10वें भाव में बृहस्पति है, जो कि एक उच्चता है, तो आप स्वचालित रूप से पाएंगे कि आप चूहे की दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, बल्कि अपने टीम के सदस्यों के लिए करने की कोशिश करेंगे, उनका मामला आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका मौका उनके कंधों पर खड़ा है। यदि वे ऊपर उठते हैं तो आप स्वचालित रूप से ऊपर उठते हैं। 10वें भाव में सूर्य के साथ ये शक्ति की एक अत्यंत मजबूत स्थिति है। यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे संगठन में सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। आप एक सीईओ बन सकते हैं, आप एक बड़े संगठन के प्रबंध निदेशक बन सकते हैं, और यहाँ 10वें भाव में सूर्य के साथ पूरी शक्ति और अधिकार भी है। 10वें भाव में शनि के साथ पद आपको धीरे धीरे मिलता है, लेकिन यहाँ अब यदि आप पाते हैं कि एक बार जब आप ये पद प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता है। कोई प्रबंध निदेशक बन जाता है और फिर अगले 15 से 20 वर्षों या 24 वर्षों तक उस सीट पर बना रहता है। यही वह स्थिति है। या कोई व्यक्ति जो शीर्ष स्तर के संगठन में या सरकारी सेवा में आता है, फिर उस पद पर बिना हटाए, बिना आप जानते हैं उस पद से स्थानांतरित किए 15 से 20 वर्षों तक रहता है। यही वो स्थिति है। अब यदि ग्रह 11वें भाव में उच्च हो जाते हैं तो 11वां भाव जनता का भाव है। तो यह निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह उच्च होता है। उदाहरण के लिए, यदि सूर्य 11वें भाव में उच्च होता है तो यहाँ आप एक राजनेता हो सकते हैं। आप एक ऐसे नेता हो सकते हैं जिसे जनता की सफलता, जनता की प्रशंसा प्राप्त हो। आपके सैकड़ों हजारों अनुयायी हो सकते हैं।
आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। यदि चंद्रमा या शुक्र 11वें भाव में उच्च होते हैं तो चंद्रमा का अर्थ है कि आप जनता के चहेते होंगे। लोग आपसे प्यार करेंगे। लोग इंस्टाग्राम पर या सामान्य रूप से सोशल मीडिया पर आपका अनुसरण करना पसंद करेंगे और वे आपको पसंद भी कर सकते हैं और उनके मन में आपके लिए एक नर्म कोना होगा। वे भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ सकते हैं और यदि आप किसी चुनौती से गुजरते हैं तो वे आपका दर्द भी महसूस कर सकते हैं। आपके दोस्त भी कोई बहुत पोषण करने वाला होगा। लेकिन 11वें भाव में उच्च चंद्रमा के साथ ये भी है कि आप जनता से कैसे निपटते हैं, आप जनता से कैसे जुड़ते हैं। तो यदि आप सहानुभूति दिखाते हैं और आप जनता से बड़े स्तर पर, एक बड़े संगठन के स्तर पर जुड़ रहे हैं और फिर वहां उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। 11वां भाव बड़े संगठन के बारे में है। तो एक उच्च ग्रह का मतलब है कि आप जिस भी संगठन में जाते हैं वहां शीर्ष पर पहुंचना आपके लिए आसान होता है और आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ आप छोटे संगठनों में काम नहीं कर रहे होते हैं जो 500 या 1000 लोगों के होते हैं। आमतौर पर ऐसे संगठन 5000, 10,000, 15,000, 20,000 या यहां तक कि 1 लाख लोगों वाले होंगे जो उस संगठन में काम कर रहे हैं। आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, आप ऊंचा उठते हैं। आमतौर पर आप अन्य लोग बड़े संगठनों में आसानी से खो सकते हैं क्योंकि आप एक छोटा, आप जानते हैं, पहिए की तील हो सकते हैं। हालांकि यहां आप संगठन के लिए एक खंभा होंगे, बजाय इसके कि आप एक और पहिए की तील हों। यहां आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिसके पास एक शक्ति केंद्र है और लाभ आकर्षित करेगा और अधिकार भी आकर्षित करेगा। यह निर्भर करता है कि 11वें में कौन सा ग्रह उच्च है। आप उस तरह की सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि फिर से वो जिम्मेदारी आपके साथ है। यदि आप उस रेखा में जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं करते हैं जिसमें ग्रह उच्च होता है, तो सफलता आपको आसानी से नहीं मिल सकती है या यह आपके जीवन में बहुत देर से आएगी और फिर यह आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। तो शनि 11वें भाव में उच्च है जो जनता की सेवा करने के बारे में है, लेकिन आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में पर्याप्त परवाह नहीं कर रहे हैं। आप हमेशा देख रहे हैं कि मैं कैसे पहुंचूं, मैं कैसे लाभ उठाऊं, अपनी वृद्धि से सब कुछ निकाल लूं और विकास केवल एक स्रोत तक आएगा। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पद आपके जीवन में बहुत बहुत देर से आ सकता है। जैसे आप कंपनी के एमडी या सीईओ बने अपने 60 के दशक के अंत या 70 के दशक की शुरुआत में, और फिर क्या फायदा। इसलिए 11वें भाव में उच्च ग्रहों के साथ एक बड़े जन स्तर पर, एक ब्रह्मांड स्तर पर, एक बड़े संगठन स्तर पर कुछ करने की कोशिश करें और बॉक्स के बाहर कुछ बहुत ही नवीन और रचनात्मक करने की कोशिश करें और हमेशा अपने संगठन से परे, एक विभाग से परे, एक उद्योग स्तर पर समस्या समाधानकर्ता होने के बारे में सोचें और आप पाएंगे कि आपको अधिक लाभ मिलेंगे। तो यह एक सेलिब्रिटी बनाने वाली स्थिति है। यह अधिकार की स्थिति है, एक ऐसा व्यक्ति होना जिसकी जनता में प्रशंसा हो, शायद एक इंस्टाग्राम स्टार, लेकिन कोई व्यक्ति एक बड़े संगठन में सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकता है। यदि आपके पास 11वें भाव में एक उच्च ग्रह है तो जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें। और क्योंकि आप सोशल मीडिया के साथ अपने संबंध, नेटवर्क के साथ संबंध, बाहरी नेटवर्क से संबंध, अपने परिचितों से संबंध और लोगों को साथ ले जाने के तरीके को कैसे संभालने में सक्षम है, अधिक सफलता वो सफलता हो सकती है जो आपको नहीं मिलती। 12वां भाव उच्च ग्रह एक धार वाली तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड है। यहाँ आपको वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप अपना प्रयास कहाँ खर्च कर रहे हैं। 12वां भाव आपके लिए एक बहुत ही आध्यात्मिक भाव भी है, वास्तविक बस आपके स्पर्श में है। तो यहाँ व्यक्ति पर जिम्मेदारी किसी भी अन्य भाव की तुलना में बहुत बहुत अधिक है, क्योंकि हाँ, उच्च ग्रह आशा करता है या चाहता है कि आप अधिक दानशील बने। आप हमेशा अंत में आते हैं, कभी कभी आप नहीं आते या आप तस्वीर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो यदि आपके पास, उदाहरण के लिए, 12वें भाव में एक उच्च शुक्र है, हाँ,
आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत पैसा खर्च करता है और आप बहुत फिजूल खर्च है, लेकिन यह ऐसी चीज है जो शुक्र नहीं करता। शुक्र को 12वें भाव में बहुत अधिक शक्ति भी मिलती है क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च होता है और आपके लिए वास्तव में फिजूल खर्च होने का अवसर यहाँ आता है। आप अच्छे जीवन को पसंद करते हैं और आप कोई ऐसा व्यक्ति भी बनना चाहते हैं जो इस बात पर बहुत पैसा और प्रयास खर्च करना चाहता है कि आप दूसरों के सामने कैसे आते हैं और आप इसे जीना चाहते हैं। आप एक गुणवत्तापूर्ण जीवन चाहते हैं। हालांकि 12वें भाव में उच्च शुक्र का मतलब है कि आपको दूसरों की उनकी आजीविका में, उनके द्वारा जिए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता में अधिक मदद करने में सक्षम होने की आवश्यकता है और आपको अपने लिए करने के बजाय अधिक दानशील बनने की आवश्यकता है। और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप पाएंगे कि पैसा अभी भी आपके पास आएगा, अच्छा जीवन अभी भी आपके पास आएगा, उच्चतम गुणवत्ता नहीं जिसका आप पीछा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा जीवन अभी भी आपके पास आएगा। फिर भी क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, आप शुक्र की चुनौतियों को आकर्षित नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि उच्च शुक्र आपको अच्छा जीवन तो देगा, लेकिन यहाँ विपरीत लिंग से चुनौतियों को भी आकर्षित करेगा। तो 12वें भाव में जो भी ग्रह उच्च होता है, यदि आपकी विशेषता दानशील होना, दूसरों की मदद करना नहीं है और आप अंत में आते हैं या आप हमेशा अंत में आते हैं, तो ग्रह उस ग्रह से संबंधित कुछ चुनौती फेंकेगा। उदाहरण के लिए, यदि मंगल 12वें भाव में उच्च होता है, तो यहाँ ये सशस्त्र बलों में सेवा करने, अस्पतालों में सेवा करने, क्लिनिकों में सेवा करने के बारे में है। शनि का 12वें भाव में उच्च होना, उदाहरण के लिए विदेशी देशों में या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, विदेशों में बड़े संगठनों में सेवा करना, शायद सहायता सेवाओं में या विदेशी देशों में वाणिज्य दूतावासों में सेवा करना या कानूनी सेवाओं से संबंधित या उन लोगों की मदद करना जो जेलों में बंद हैं और उन्हें कानूनी सेवाएं प्रदान करना, उदाहरण के लिए। तो कहीं न कहीं आपको अधिक सेवा करने की आवश्यकता है। गरीबों की सेवा करें, उन लोगों की सेवा करें जो बदकिस्मत है, यदि शनि उच्च हो। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि मैं कैसे स्थिर हो जाऊं क्योंकि आपके पास वहां शनि है, अपने अनुशासन प्रयास के माध्यम से, अपने प्रतिबद्ध प्रयास के माध्यम से मैं अपने जीवन को कैसे स्थिर करूं, मैं लाभ कैसे प्राप्त करूं, तो आप पाएंगे कि शनि का विपरीत छोर आपके पास आएगा, जहां आप सक्षम हो सकते हैं। आपको अचानक अपने सोचे गए धन से बहुत अधिक धन खर्च करना होगा। आप इसे वहन करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आपके पास हमेशा धन की कमी रहेगी। 12वें भाव में एक मजबूत शनि आपको थोड़ा कंजूस भी बना सकता है। हर रुपये के साथ आप सोच सकते हैं, क्या मुझे ये पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं? लेकिन क्या होता है, आप पाउंड फूलिश होंगे, आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे, लेकिन अचानक एक अतिरिक्त सप्ताहांत खर्च में आप इसे उड़ा देंगे। तो आप एक दो रुपये छोटे छोटे खर्चों पर बचाएंगे, लेकिन आप जाएंगे और आप जानते हैं, एक बड़े खर्च पर दिखावटी होंगे। आप वह एक बड़ा सूट खरीदेंगे या आप किसी बड़े, आप जानते हैं, बड़ी सैर या एक बड़ी यात्रा या बड़ा, आप जानते हैं, आभूषण सेट या बड़ा पत्थर खरीदने पर पैसा खर्च करेंगे और आपके पास हमेशा धन की कमी रहेगी। तो आपके जीवन में आपके चारों ओर अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमेशा धन की कमी रहेगी क्योंकि आप अपने से परे देखने में सक्षम नहीं है, आप दानशील नहीं है। 12वें भाव में उच्च शनि या एक मजबूत शनि हमेशा पहले दूसरों के लिए करने के बारे में है और फिर अपने लिए करने के बारे में है। हाँ, हमारा नेतृत्व। यही बात उच्च बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति 12वें भाव में अत्यंत आध्यात्मिक है। यहाँ यह मीन राशि के प्राकृतिक चिन्ह में भी है, यहाँ मीन राशि के प्राकृतिक चिन्ह की प्राकृतिक शक्ति के साथ भी। तो बृहस्पति आपको बहुत आध्यात्मिक बनाता है। हाँ, बृहस्पति चाहता है कि आप बड़े दिल वाले बने। बृहस्पति बड़े दिल वाले होने, उदारता के बारे में है। तो यदि आप बड़े दिल वाले नहीं हैं और आप अधिक देने के लिए तैयार नहीं हैं, यहाँ तक कि अपनी कीमत पर भी, और आध्यात्मिक और दानशील होने के बावजूद, आप पाएंगे कि अचानक ऐसे मुद्दे और चुनौतियां आएंगी जो आपके पास आएंगी। तो 12वें भाव में एक उच्च ग्रह निश्चित रूप से आपके लिए एक वरदान है,
लेकिन निश्चित रूप से एक अधिक जिम्मेदार। आप जानते हैं, जिम्मेदारी का निष्कर्षण भी आपके लिए है यदि आप उस रेखा में व्यवहार करने में सक्षम नहीं हैं जो ग्रह आपसे चाहता है। 12वें भाव में सूर्य दूसरों के लिए अधिक करने के लिए नेतृत्व और जवाबदेही लेने के बारे में है। यह आपको सशस्त्र बलों में सर्वोच्च पद एक जनरल के रूप में देगा, लेकिन साथ ही आपको, आप जानते हैं, सबसे बड़ा बलिदान भी देना पड़ सकता है। यदि आपके पास 12वें भाव में उच्च ग्रह है तो हो सकता है कि आपको अपना जीवन नहीं देना पड़े। हो सकता है कि आपको, कौन जानता है, लेकिन निश्चित रूप से नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको अधिक दानशील बनने और सबसे बड़ा त्याग करने की आवश्यकता है। यदि आपके ग्रह 12वें भाव में हैं तो सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहें। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो यह एक कदम है, बस एक झटके में, आप जानते हैं, मोक्ष, मुक्ति का एक झटका। ये भी एक कदम है, दूसरे क्षेत्र में जाने में सक्षम होने का एक झटका, लेकिन थोड़ा उच्च स्तर पर, एक उच्च ऊंचाई पर। यह वो स्थिति है जहां सर्वोच्च ऊर्जा आप पर, आप जानते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और कदम ऊपर उठने का आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार है। चाहे आपको मोक्ष मिले या आपके ग्रह 12वें भाव में उच्च ग्रह उस अवसर को बर्बाद न करें। अधिक आध्यात्मिक बने, अधिक दानशील बने, भगवान की इच्छा के प्रति अधिक विनम्र रहें और अपनी दृष्टि में देखें कि आप किस लाभ को देख रहे हैं, आप किस गुणवत्ता वाले जीवन को अंत में प्राप्त कर रहे हैं, और आप पाएंगे कि आपको मानसिक रूप से अधिक शांति मिलेगी। आप अधिक खुश रहेंगे, अंतःकरण खुश रहेगा और आपको अपने जीवन में अधिक शांति और अधिक सुकून मिलेगा। तो आपकी कुंडली में उच्च ग्रहों के साथ, चाहे आपकी कुंडली में उच्च ग्रह हो, चाहे किसी जीवन साथी या बच्चे या किसी प्रियजन की कुंडली में उच्च ग्रह हो, देखें कि आप कैसे एक सहायता हो सकते हैं। यदि आपके पास उच्च ग्रह है तो दूसरों से समर्थन की अपेक्षा करें, और आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो यदि आपके पास चौथे भाव में उच्च ग्रह है तो मांग करें और आप पाएंगे कि आपको अपने घरेलू जीवन में अधिक समर्थन मिलेगा। यदि आपके पास 11वें भाव में उच्च ग्रह है तो अपने सामाजिक दायरे में समर्थन मांगें और आप पाएंगे कि आपको वह मिलेगा। यदि आपके पास छठे भाव में उच्च ग्रह है तो मांग करें और आप पाएंगे कि आपको अपने सहकर्मियों और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों से समर्थन मिलेगा। तो उन ऊर्जाओं का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें या उनकी मदद करें। यदि परिवार में किसी के पास वे उच्च ग्रह है, और आप पाएंगे कि न केवल वे, आप जानते हैं, उन ऊर्जाओं का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होंगे, बल्कि आप भी उन ऊर्जाओं में योगदानकर्ता होंगे। यदि आपके पास या तो उन अच्छे भावों में से किसी में उच्च ग्रह हैं या आपके परिवार के किसी सदस्य में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श की तलाश कर रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य समय तक, यह आपका दोस्त और गाइड, आपका दोस्त साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।